हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फिटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर जनरली पूछे जाते हैं, चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ हो, सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डिफेंस जॉब के लिए जितने भी आईटी बेसिस पर जॉब पेपर देते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस और ये हमेशा रिपीटेड होते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले पेपर में इसको और पूछे ही जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे से चलिए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग 20 क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ये वीडियो का पूरा तक देखते रहिएगा और ये आपके लिए पेपर के लिए मोस्ट बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीट धातु की मोटाई बताने वाली संख्या को कहते हैं। अब सीट धातु की जो मोटाई हम लोग देखते हैं जनरली, वो किसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं उसको, जनरली जो देखते हैं वो क्या कहलाता है, गेज नंबर से उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वेधन में नहीं किया जा सकता। वेधन मतलब कि होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में नहीं किया जा सकता। तो हम लोग टैपिंग तो कर सकते हैं, रिमिंग भी कर सकते हैं ड्रिल मशीन के द्वारा, और ड्रिलिंग ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। टैपिंग मतलब कि थ्रेड काटना, रिमिंग मतलब कि होल को फिनिशिंग करने के लिए या फिर ड्रिल होल को शुद्ध साइज में बनाने के लिए, और ड्रिलिंग क्या होता है, किसी जॉब में होल बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लैपिंग। लैपिंग क्या होता है, ये सरफेस फिनिशिंग का एक प्रोसेस है जो कि जनरली हम लोग लैपिंग टूल के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ड्रिल के थ्रू हम लोग लैपिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। लैपिंग क्या होगा, एक सरफेस फिनिशिंग का एक प्रोसेस है जो लैपिंग में, इसकी लैपिंग की जो सिंबल होती है इसको 4 त्रिभुजों से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको 4 त्रिभुजों से शो किया जाता है और इसमें 16 माइक्रोन से कम क्या होते हैं, हाई स्पॉट्स होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लैपिंग जो है ड्रिल में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ में एक छोर को दूसरे सीट के छोर पर रखकर दोनों को जोड़ा जाता है। तो देखिए, एक यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम लोग एक सीट को दूसरे सीट के पैरेलल रखकर अगर ज्वाइंट करें तो ये क्या कहलाता है, बट ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, बट ज्वाइंट कहलाएगा। जब हम लोग एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर रखकर ज्वाइंट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, बट ज्वाइंट कहलाता है। तो इस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है एक छोर को दूसरे छोर के सीट के छोर पर रख कर दोनों को जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएगा, लैप ज्वाइंट कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर एज ज्वाइंट की बात की जाए तो एज ज्वाइंट क्या रहेगा, कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पर हम लोग ज्वाइंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, एज ज्वाइंट कहलाएगा। और एज ज्वाइंट में हम लोग इसकी कॉर्नर पर ज्वाइंट करते हैं। और यहाँ पर कॉर्नर ज्वाइंट अगर बोला जाए तो कॉर्नर ज्वाइंट भी एज ज्वाइंट जैसा ही होता है, बट ये क्या रहता है कि एक सीट को दूसरे के अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं और इसको 45 डिग्री पर क्या करते हैं, कटिंग करके इन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। और इसकी एक नीचे की कॉर्नर साइड में क्या किया जाएगा, वेल्ड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, लैप ज्वाइंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये उसका सिंबल है लैप ज्वाइंट का। देखिए, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर जोड़ा जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लैप ज्वाइंट। या तो पाइप होगा तो पाइप के थ्रू। और एक चीज़ याद रखिएगा, सीट और प्लेट दोनों में अंतर होता है। सीट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसकी थिकनेस 8 mm से कम हो उसे हम लोग सीट बोलते हैं। और 8 mm से यदि ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी, इसकी जो थिकनेस है वो 8 mm से यदि ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेट बोला जाता है। वैसे ही पाइप में देख लेते हैं। पाइप में अगर जिसका डायमीटर
12 mm से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग पाइप बोलते हैं, और 12 mm से कम हो तो उसको क्या बोला जाता है, ट्यूब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धातु के टुकड़े को गर्म करके और फिर हथौड़े से मारकर वांछित आकार देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोर्जिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो फोर्जिंग इसका राइट आंसर होगा। स्लॉटिंग क्या होता है, ये भी फोर्जिंग ऑपरेशन के सारे चीज़ हैं, फोर्जिंग ऑपरेशन के पार्ट के अंतर्गत आते हैं। स्लॉटिंग करना, ब्लैंकिंग करना और डीप ड्राइंग करना, ये सारे फोर्जिंग का ही एक क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मशीनिंग के बाद जॉब की हाई स्पॉट को निकालने के लिए उपयोगी हस्त उपकरण का नाम है। तो मशीनिंग के बाद हाई स्पॉट को दूर करने के लिए हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। स्क्रैपर का जो पॉइंट का एंगल होता है उसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है 80 डिग्री रखा जाता है उसके पॉइंट का एंगल, और जनरली फ्लैट सरफेस पर करने के लिए फ्लैट स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। बेंड स्क्रैपर का उपयोग हम लोग जनरली बेयरिंग के सरफेस पर स्क्रैपिंग करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। मशीनिंग के बाद हाई स्पॉट को निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, तो स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। स्क्रैपर का ग्राइंडिंग एंगल कितना रखा जाता है पॉइंट का, तो 80 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परस्पर परिवर्तनीय असेंबली में एक 40 mm, इसका देखिए एक टॉलरेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव में है, तो 0.04, 0.06 पॉजिटिव में mm के आकार का शाफ्ट है। एक 40 mm प्लस में, यहाँ पर भी देखिए प्लस में ही टॉलरेंस दिया गया है, तो एक प्लस में 0 दिया है और एक प्लस में 0.3 mm दिया हुआ है, आकार के छेद में लगाया जाता है। तो असेंबली का न्यूनतम इंटरफेरेंस होगा। तो न्यूनतम इंटरफेरेंस बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, याद रखिएगा। तो न्यूनतम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस, इन दोनों को याद रखिएगा। तो न्यूनतम इंटरफेरेंस कब होगा, इन दोनों के बीच का टॉलरेंस निकाल लेते हैं। देखिए जो होल का साइज है वो शाफ्ट के साइज से क्या है, छोटा है, क्योंकि अगर 40 और 0.4 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 40.04 mm या फिर 40.06 mm हो जाएगा, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। और इसी में अगर हम लोग होल के साइज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40.03। तो क्या हो जाएगा, होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा है, तो इंटरफेरेंस फिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम इंटरफेरेंस की अगर बात की जाए तो न्यूनतम इंटरफेरेंस कब होगा, होल का मैक्सिमम साइज। अब होल का मैक्सिमम कितना है, 40.03 हो जाएगा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, 40.03 mm क्या हो जाएगा, होल का मैक्सिमम साइज, और सॉफ्ट का जो मिनिमम साइज होगा वो क्या होगा 40 + 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.04 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, देखिए 0.04 और 0.03 के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.1। तो ये क्या हो जाएगा 0.01 mm क्या आ जाएंगे, इसके मिनिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 0.01 mm न्यूनतम इंटरफेरेंस होगा। अगर इसी में ही क्वेश्चन हम लोग को बोल दिया जाए कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, शाफ्ट का मैक्सिमम साइज और होल का मिनिमम साइज। तो होल का मिनिमम साइज कितना रहेगा, 40 है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्या है, ये देखिए 0.00 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 40 + 0.6 है, तो ये 0.6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मिनिमम बोला तो 0.01, मैक्सिमम बोला तो 0.06 mm होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेल्डिंग स्पेल्टर का संबंध है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हमेशा इंसान कंफ्यूज हो जाता है, स्पेल्टर और स्पैटर ये दोनों अलग अलग हैं। स्पेल्टर क्या होता है, फिलर मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि ब्रेजिंग में जिसका उपयोग किया जाता है स्पेल्टर का। और स्पैटर क्या है, स्पैटर एक वेल्डिंग डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा, वेल्डिंग डिफेक्ट आएगा। स्पैटर जो है, चलिए हम लोग आप लोग दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसकी कुछ छींटे क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर
दाने दाने के रूप में देखी होगी, जब वेल्डिंग करते हो तो क्या हो जाता है, एक वेल्डिंग डिफेक्ट आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, यही वेल्डिंग जो छींटा लग जाता है ब्लैक ब्लैक कलर का, वो क्या कहलाता है, स्पैटर कहलाता है। तो स्पैटर क्या है, एक डिफेक्ट है जो कि विजिबिलिटी डिफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेल्डिंग स्पैटर एक वेल्डिंग डिफेक्ट है। और वेल्डिंग स्पैटर की अगर बात की जाए तो वो क्या है, फिलर मटेरियल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो फिनिशिंग प्रोसेस ग्राइंडिंग क्या है, एक फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। लैपिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। होनिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। लेकिन ब्रोचिंग क्या है, एक कटिंग ऑपरेशन है। ठीक है, ब्रोचिंग के द्वारा हम लोग कटिंग करते हैं, तो ये क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, ब्रोचिंग एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसके द्वारा किसी भी जैसे फाइल वाइल में हम लोग जब धार करते हैं तो ब्रोचिंग मेथड से भी इसको धार किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ब्रोचिंग क्या है, एक कटिंग ऑपरेशन है, फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाता। याद रखिएगा, ग्राइंडिंग का अगर फिनिशिंग के टर्म में देखा जाए तो इसका जो ग्राइंडिंग सरफेस जो होता है वो क्या रहता है, इसको डबल त्रिभुज से शो किया जाता है और फिनिश्ड ग्राइंडिंग को ट्रिपल त्रिभुज से शो किया जाता है। और लैपिंग प्रोसेस को 4 त्रिभुजों से क्या किया जाता है, उसको शो किया जाता है। तो याद रखिएगा, लैपिंग प्रोसेस को 4 त्रिभुजों से, होनिंग प्रोसेस भी हम लोग 4 त्रिभुजों से ही उसको शो करते हैं। और इसके द्वारा 16 माइक्रोन से कम क्या होता है, हाई स्पॉट्स होते हैं इसमें, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये शायद आपके पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेषण पहिए ग्राइंडिंग व्हील का पुनः अनुकूलन, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील का रिकंडीशनिंग क्या कहलाता है। तो जब भी ग्राइंडिंग व्हील की दांतें जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, पूरी चिकनी हो जाती है, जब वो मेटल को काटना बंद कर देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। और ग्लेजिंग के बाद उस टूल को फिर से बैलेंसिंग करना ट्रूइंग कहलाता है। और ट्रूइंग के बाद में फिर से उस पर नए क्या करना, एब्रेसिव ग्रेन्स को बाहर लाना, जो कि एब्रेसिव ग्रेन्स होता है उसमें, उसको बाहर लाना, वो क्या कहलाता है, ड्रेसिंग ऑपरेशन कहलाता है। और ड्रेसिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का रिकंडीशनिंग कहलाता है। तो ड्रेसिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग व्हील का रिकंडीशनिंग कहलाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक माइक्रोमीटर में 0.01 mm की सकारात्मक त्रुटि, मतलब कि उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर है, जबकि माइक्रोमीटर का मापन क्या है, 10.41 mm होता है। तो सही रीडिंग क्या है, यदि जब किसी माइक्रोमीटर में अगर हम लोग पॉजिटिव एरर देंगे, पॉजिटिव एरर किसको बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जब मेन स्केल के स्लीव का डेटम लाइन और थिम्बल का डेटम लाइन दोनों आपस में जब बराबर में मिले हों, 0 0 पर हों, तो उसको क्या बोलते हैं, नो जीरो एरर। ठीक है, नो जीरो एरर मतलब कि इसमें कोई भी एरर या फिर कोई भी त्रुटि नहीं है। सेकंड में देख लेते हैं, जब मेन स्केल की लाइन जो है, थिम्बल का जीरो लाइन मेन स्केल के डेटम लाइन से नीचे रह जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर कहा जाता है। और पॉजिटिव एरर को हमेशा रीडिंग के साथ ऐड करके उसको क्या कर दिया जाता है, रीडिंग के साथ माइनस करके उसको क्या किया जाता है, एक्चुअल रीडिंग निकाला जाता है। तो जब भी पॉजिटिव एरर होगा तो जितना पॉजिटिव रहेगा उसको माइनस करके सही रीडिंग को निकाला जाता है। और यहाँ पर देखिए, जब थिम्बल का जीरो लाइन डेटम लाइन से आगे निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर बोला जाता है। और नेगेटिव एरर में हमेशा रीडिंग लेने के बाद जितना नेगेटिव एरर रहेगा उसको जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, सही रीडिंग को लिख देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एरर की बात की गई है, तो पॉजिटिव एरर कितना गया है, 0.01 mm है। तो पॉजिटिव एरर को क्या किया जाता है, एक्चुअल साइज में उसको माइनस कर दिया जाता है।
तो एक्चुअल साइज में जब हम लोग उसको माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे 0.01 mm। तो 10.41 में यदि 0.01 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी 10.40 mm इसका सही रीडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का काम होता है। रैचेट स्टॉप आप जान ही रहे हो कि रैचेट स्टॉप में ये लास्ट वाला भाग क्या रहता है? रैचेट स्टॉप कहलाता है। और रैचेट स्टॉप में जनरली हम लोग बट्रेस थ्रेड का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो बट्रेस थ्रेड होता है वो एक ही साइड फोर्स लगाता है। तो हम लोग के यहाँ पर एक ही साइड दबाव देने की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रैचेट स्टॉप में बट्रेस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। ये भी पेपर में पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रैचेट स्टॉप का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? कंट्रोल द प्रेशर, मतलब कि हर एक इंसान अपने ताकत के अनुसार क्या करता है, उस माइक्रोमीटर को टाइट करेगा, लेकिन ज़्यादा या कम टाइट करेंगे तो एक्चुअल जो रीडिंग है वो शो नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर एक रैचेट स्टॉप दिया जाता है जो कि कंट्रोल करता है उसके प्रेशर को। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर से कितनी शुद्धता में माप ली जा सकती है? तो वर्नियर कैलिपर का उपयोग आप तो जान ही रहे हो कि किसी भी जॉब की अंदरूनी साइज़ और गहराई और उसकी बाहरी साइज़ को चेक करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर का उपयोग करते हैं। और वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट जो होती है वो रहता है 0.02 mm के बराबर होता है। अगर माइक्रोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर 0.01 mm होता है, तो उसको भी याद रखिएगा, कभी माइक्रोमीटर के बारे से भी पूछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिश्र धातु आपको पता ही होगा, क्रोमियम और निकिल क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का मुख्य मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का रंग क्या है? तो यहाँ पर सिलेंडर का रंग पूछा गया है, ठीक है। गैस वेल्डिंग प्रयुक्त ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग क्या होता है? यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको आप सुधार लीजिएगा। तो सिलेंडर का अगर रंग की बात की जाए तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ब्लैक होता है, और एसिटिलीन का क्या होता है? मैरून होता है। तो ब्लैक और मैरून इसका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर पर राइट हैंड थ्रेड कटे होते हैं, जबकि एसिटिलीन सिलेंडर पर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग में अनुभव किए जाने वाला घर्षण है। बॉल बेयरिंग जनरली आप लोग देखे होगी बेयरिंग, तो बेयरिंग में बेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है और कूलेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, और कई जगह हम लोग पानी डालकर उसको कूलेंट का भी उपयोग करते हैं टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए। तो याद रखिएगा, जब लुब्रिकेंट बेयरिंग पर नहीं होंगे तो उस समय वो सूख जाएगा और उसके द्वारा ड्राई फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो ये जो अनुभव किया जाने वाला जो घर्षण होता है वो कौन सा होता है? ड्राई फ्रिक्शन होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में 1.6 मिलीमीटर माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने से किस करेंट रेंज की आवश्यकता होती है? अब याद रखिएगा, यहाँ पर ये मेटल्स डिपेंड नहीं करता है। जनरली जो करेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सिर्फ और सिर्फ आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका करेंट कितना होना चाहिए। तो जनरली जो होता है ये इंटू 40 के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जितना mm उसका डायमीटर होगा इंटू 40 कर देंगे तो उतना करंट आ जाएगा। मान के चलो कि 1 mm डायमीटर है, तो 1 इंटू 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 एम्पियर की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। अगर 1 mm डायमीटर रहेगा तो 1.6 है, क्या रहेगा? या तो 40 और 60 के बीच में क्या रहेंगे, उसका करंट को रखा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो करंट का इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 40 से 60 एम्पियर उसके करंट को रखा जाएगा। 40 इसका स्टैंडर्ड है ना, याद रखना। अगर 2 mm डायमीटर दिया तो 40 इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 80 एम्पियर रखा जाएगा, ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न थ्रेड की अलग अलग गहराई होती है,
निम्नलिखित में से किस थ्रेड की सबसे अधिक गहराई होती है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको थ्रेड की गहराई के बारे में पूरा पता होना चाहिए। जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसकी गहराई कितनी होती है? 0.5 इंटू पिच के बराबर होता है। स्क्वायर थ्रेड का 0.5 इंटू पिच के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा एक्मी थ्रेड का जो गहराई होता है ये भी कितना रहता है? 0.5 होता है, क्योंकि ये भी स्क्वायर थ्रेड का ही एक रूप है, इंटू पिच के बराबर होता है। लेकिन इसमें याद रखना, प्लस करके अगर इंच में दिया होगा तो 0.01 इंच में क्या करते हैं, इसको ऐड किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है वर्म थ्रेड। वर्म थ्रेड की गहराई जो होती है वो होती है 0.86 के बराबर होता है। 86 इंटू पिच के बराबर होता है। और जो बट्रेस थ्रेड होता है उसकी जो गहराई होती है वो कितना रखा जाता है? 0.703 इंटू पिच के बराबर होता है। तो सबसे ज़्यादा गहराई किसका हो गया? वर्म थ्रेड का। और वर्म थ्रेड की गहराई कितनी होती है? 0.86 इंटू पिच के बराबर होता है। और इसी को ही हम लोग वी शार्प थ्रेड का भी याद रखना सेम होता है। वी शार्प थ्रेड का भी जो गहराई होता है वो 0.86 होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर गहराई की बात की जाए तो कितना होगा? वर्म थ्रेड का होता है, वो भी 0.66 इंटू पिच के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। निम्न सूत्र का प्रयोग करते हुए 20 mm के रिम्ड होल के लिए ड्रिल साइज की गणना करें। होल का अंडर साइज यदि 0.3 mm और ड्रिल के लिए ओवर साइज 0.05 mm दिया हो तो ड्रिल साइज क्या होगा? तो आपको फार्मूला इसका पता होगा। जो ड्रिल साइज होता है उसका फार्मूला होता है ड्रिल साइज माइनस, ये क्या हो जाएगा? टैप ड्रिल साइज, यहाँ पर ड्रिल साइज रहेगा, यहाँ पर टैप ड्रिल साइज माइनस क्या होता है? ब्रैकेट में रहेगा अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अंडर साइज और ओवर साइज क्या रहेगा? यहाँ पर 0.3 इसका क्या रहेगा? अंडर साइज प्लस 0.05 क्या रहेगा? ओवर साइज रहेगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो देखिए, जो कि टैप ड्रिल साइज दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग को ड्रिल साइज की गणना करता है। तो टैप ड्रिल साइज का जो रिम्ड होल है वो कितना दिया? 20 mm है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, माइनस यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.35 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 19 कितना आ जाएगा? 65 mm इसका क्या रहेगा? राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा फ्रेंड्स? देख लीजिए, याद रखिएगा, जो ड्रिल साइज निकालते हैं, ड्रिल साइज इक्वल्स टू क्या होता है? जहाँ पर रिम्ड होल का साइज है माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 20 इसका रिम्ड होल का साइज है, माइनस अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 35। तो इसको माइनस करेंगे तो 19.65 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, मशीन किए हुए और बिना मशीन किए हुए व्यास के बीच माप का अंतर खाली स्थान के बराबर होता है। तो जनरली जो कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको बता रहा हूँ, मान के चलो कि ये बिना मशीन किया हुआ एक रॉड है और इसी को यदि हम लोग मशीनिंग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अभी इतना है, पहले इतना था, मशीनिंग करने के बाद वो इतना पतला बचा है, ठीक है। तो जब मशीनिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मशीनिंग करने के बाद इतना पतला हो गया तो यहाँ नीचे से देखिए इतना गैप और ऊपर से देखिए इतना गैप, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? एक इधर और एक इधर साइड, दोनों साइड कटिंग हो रहा है तो 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट के बराबर होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अंतर कितना होगा? 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट के बराबर होगा। मान के चलो कि 1 mm का डेप्थ है
तो 1 mm का डेप्थ है तो एक साइड 1 mm काटेगा तो दूसरा साइड भी 1 mm कटेगा ना, तो दोनों का अंतर कितना आ गया 2 mm का, तो इसीलिए 2 इंटू डेप्थ ऑफ कट के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में फिलर धातु का कौन सा गुण उसे छोटे क्लियरेंस में बहने देता है। तो याद रखिएगा, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी एक मेजरमेंट है किसी भी फ्लूइड की फ्लूइडिटी को चेक करने के लिए, लेकिन छोटे क्लियरेंस में बहने देने के लिए उसकी जो कैपिलैरिटी होती है वो क्या होता है, किसी भी छोटे से होल में उसको बहने देने की क्लियरेंस, छोटे क्लियरेंस में बहने देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, कैपिलैरिटी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ब्रेजिंग में फिलर धातु का कौन सा है, क्लियरेंस में बहने देता है, तो वो क्या रहेगा, कैपिलैरिटी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके हमको बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।